हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अभय जेई एकेडमी में। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर और मेंटर, जो आपको पढ़ाएगा मैथ इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 11, 12 जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए जो भी तैयारी आपको करनी होगी मैथमेटिक्स की, वह सब उपलब्ध कराया जाएगा। ज्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वह होगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी वह टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले टॉपिक के तौर पर क्लास 11 में लिखा रहता है। इसका कारण यह है कि सेट थ्योरी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अगर हम आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो उसका जवाब है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी के बारे में हम कहते हैं कि सेट थ्योरी इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए कहते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्योंकि अगर हम सेट थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो हम मैथमेटिक्स के सभी स्टेटमेंट्स को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए शुरुआत जब भी आपका क्लास 11 का होता है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है सेट थ्योरी। तो हम आते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सेट थ्योरी में जो सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है दैट इज सेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे सेट को कि सेट क्या है। तो सेट एक कलेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब आप कहिएगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो। जैसे अगर हम सुनते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, कोई हमसे कहता है नेचुरल नंबर, जैसे ही हम नेचुरल नंबर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या हमसे कोई कहता है इंटीजर्स, तो ऐसे ही हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है 0 नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट की सबसे बेसिक पहचान यही है कि जिसको सुनते ही आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हो, वह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है और उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट को एक हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह कलेक्शन जिसको सुनते दिमाग में इमेज क्रिएट हो। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल हो। मतलब ऐसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अंतर किया जा सके। एक और तरीके से हम लोग समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, वेल डिफाइंड को समझने के लिए अगर आपके पास कोई कलेक्शन दिया है, ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट लें और अपने आप से पूछें कि क्या और यह ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके पास क्लियर आंसर आता है कि करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि वह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से और समझने का कोशिश करेंगे। जैसे आपको कोई कहता है कि ऑल प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स, तो आपके दिमाग में प्लैनेट्स का इमेज आ जाता है कि कौन कौन सा प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में है। मींस प्लैनेट का जो कलेक्शन है आपका, यह कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि सेट अगर है, सेट क्या है? एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक स्टैटिकल कलेक्शन होता है, स्टैटिकल डाटा का कलेक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जिगजैग ऑर्डर में लिखे होते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 2 3 1 5 7 9 11 15 14, तो एक कलेक्शन यह है आपका जो आपको लिखा हुआ मिलता है। दूसरा कलेक्शन, तो ऐसा कलेक्शन आपको कहां मिलता है? ऐसा कलेक्शन आपको मिलता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा, इसको हम फर्दर क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। दूसरा कलेक्शन आपको मिलता है
सीक्वेंसेज एंड सीरीज के अंदर, जहां पर आपको कलेक्शन ऑफ नंबर या तो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होता है पहले से, या किसी डिफिनिट रूल के अंतर्गत लिखा हुआ होता है, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से सेट भी हमारा एक कलेक्शन है पहले, ठीक है, जिसके बारे में हमने कहा है कि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन को जैसे इस कलेक्शन को देखते हम समझ जाते हैं कि यह स्टैटिस्टिकल डाटा का कलेक्शन है, इस कलेक्शन को देखते हम समझ जाते हैं कि यह एक सीक्वेंस है। उसी तरह से सेट जो कलेक्शन है उसको देखते हमको पता चलना चाहिए कि यह दिया हुआ कलेक्शन सेट है। इसके लिए हम लोग सेट को लिखने का तरीका सीखते हैं, या फिर हम यह सीखते हैं कि किस तरीके से कलेक्शन को लिखा गया हो तो हमको देखते समझ में आए कि यह कलेक्शन सेट है। तो इसके लिए यहां हमारा टॉपिक है वेज टू राइट ए सेट। सेट को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि देयर आर टू वेज टू राइट ए सेट। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। यह दोनों सेट लिखने का तरीका है। इस दोनों फॉर्मेट को जब आप सीख जाएंगे तो इसको देखते आपको पता चलेगा कि जो लिखा हुआ कलेक्शन है आपके बुक में या आपकी कॉपी में वह कलेक्शन सेट है। पहला है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या है? इन टेबुलर फॉर्म वी राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट इन मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं तो सेट के ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इन टेबुलर फॉर्म वी राइट ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इन मिडिल ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड सेपरेट देम बाय ए कॉमा, एंड सेपरेट देम by separate them by commas. For example, here is a set of first 5 natural numbers. You see, आप देख रहे हैं कि यह जो सेट है इसमें मिडिल ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 को लिखा गया है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है, इस तरह से अगर कोई कलेक्शन लिखा हुआ है तो इस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। अगर यही मिडिल ब्रैकेट यहां नहीं होता, अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 लिखा होता, मिडिल ब्रैकेट यहां नहीं होता, तो हम इसको देखते सेट नहीं बोल सकते थे। ठीक है, सेट की लिखावट कैसी होनी चाहिए? मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएं कि जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का एक फॉर्मेट होता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर 2 ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं, इसको देखते हैं कि यह ऑर्डर्ड पेयर है। उसी तरह से मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो हम देखते समझ जाएंगे कि यह कलेक्शन सेट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका जो है सेट लिखने का, एक और बात कि अगर हम टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते हैं तो सेट का हम कोई एक नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको इस सेट को बार बार लिखना है तो हम बार बार हर जगह पर मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखते रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सेट का एक नाम दे देते हैं जो जेनरली कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा जाएगा। जैसे यहां कैपिटल ए हम इस सेट का नाम रख दिए। अब हमको जहां भी इस सेट को लिखना होगा इसके बदले हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे।
वही यहां नीचे बताया कि द नेम ऑफ सेट इज जनरली रिटेन बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट एंड इट्स एंट्री और ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अगर कहीं पर कोई सेट लिखना है, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर लिखना है तो हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो एंट्री लिखते हैं जनरली, या हम कहें कि ट्रेडिशनली, वह स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, ए ई आई ओ यू। जबकि इस सेट का अगर हमको कुछ नाम देना हो तो नाम इसका हम जनरली देते हैं किसी इंग्लिश अल्फाबेट से, लाइक एक्स। हियर वी रीड एक्स इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा तरीका जो है सेट लिखने का, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म को आपने समझ लिया कि टेबुलर फॉर्म में जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यह पहला तरीका है हमारा। दूसरा तरीका जो है वह है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को इतने क्लियर तरीके से लिखते हैं कि उसको पढ़ते हमको उस सेट के ऑब्जेक्ट्स दिख जाएं, हमारे दिमाग में उन ऑब्जेक्ट्स का इमेज क्रिएट हो जाए। इसीलिए कहा कि इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट properties of object in middle bracket. In set builder form we write properties of object in middle bracket which clearly reflects the object or which clearly reflects the image of object. For example, a is equal to x such that x belongs to natural number and x less than and 1 minute and x less than 5। यह सेट लिखने का एक दूसरा तरीका है। इस तरीके को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहां जब हमने सेट को लिखा तो सेट के किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखा, हमने सेट की उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा है। अब अगर इसको कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? ए का एलिमेंट है एक्स, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? तो 5 से छोटा होना चाहिए। तो आप जैसे ही इसको पढ़ते हैं वैसे ही आप से कोई कहे कि इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखकर बताइए, तो आप ए इज इक्वल टू लिख देंगे 1 2 3 4। तो यह जो तरीका है सेट लिखने का, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और यह जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। आप देख पा रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स लिखा गया है, कॉमा से सेपरेटेड है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को लिखा गया है जिसको पढ़ते ही हमको इसके ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो यह हो गया सेट लिखने का तरीका कि कोई पार्टिकुलर कलेक्शन अगर सेट है तो वह किस तरह से लिखा हुआ आपको मिल सकता है या आप किस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो यह दो तरीका आप यूज में लाएंगे। ठीक है, पहला होगा टेबुलर फॉर्म
पहला होगा पहला होगा पहला होगा टेबुलर फॉर्म और दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, तो अब हम सीख गए कि सेट को लिखा कैसे जाएगा, या कहीं अगर कलेक्शन लिखा हुआ है तो उसको देख के पहचानेंगे कैसे कि वह दिया हुआ कलेक्शन सेट है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया कि सेट क्या है, ठीक है। तो सेट के बारे में हमने सीखा कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब भी हमने समझ लिया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो वेल डिफाइंड को समझने के लिए हम एक दो तरीके से इसको समझते हैं। जैसे पहला तरीका हमने आपको बताया कि जिसको सुनते आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो, ठीक है। दूसरा तरीका हमने बताया कि ऐसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब जिसके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो और उनमें अंतर किया जा सके, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अंतर किया जा सके, तो ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तीसरा तरीका हमने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आप अपने आप से पूछते हैं कि यह ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। अगर आपको आंसर हां मिलता है या फिर नहीं मिलता है, दोनों केस में वह कलेक्शन वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इसमें रहेगा या फिर नहीं रहेगा, मतलब अंतर नहीं कर सके कि यह रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो फिर ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है और उसको हम सेट नहीं कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि सेट को लिखा कैसे जाए, ठीक है, या कहीं कोई कलेक्शन लिखा हुआ है जो सेट है उसको हम पढ़ कैसे पाए। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि दो तरीके से किसी सेट को लिखा जाता है। पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम सेट के ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं इस तरह से कि उन ऑब्जेक्ट्स को वह क्लियरली रिफ्लेक्ट करता हो। उस प्रॉपर्टी को पढ़कर हमको लग जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आने वाला है, ताकि टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम उसको तुरंत लिख पाए। इतनी जानकारी के बाद जब हम सेट को समझ गए कि सेट क्या है, सेट को लिखा कैसे जाएगा, तो हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में कुछ खास नहीं है। सेट में टाइप्स ऑफ सेट जो यहां हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे वह सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स की संख्या पर आधारित होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो आप टाइप देख रहे हैं दैट इज इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट क्या है? तो द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय आई। वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम कहते हैं इम्प्टी सेट। आप कहिएगा कि ऐसा सेट कौन सा हो सकता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो हम एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। हम अगर लिखते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो पहचानना है कि यह सेट लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सेट लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो हम पढ़ते हैं कि सेट ए का एलिमेंट है एक्स। एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर में कैसा नेचुरल नंबर होना चाहिए? तो 1 से छोटा। अब आप सोचिए कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे ही नहीं होता है तो इस सेट को अगर हम कहें कि आप टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, तो टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो आप मिडिल ब्रैकेट तो लिखेंगे लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इस तरह का जो सेट हो गया, यह क्या हो गया? इम्प्टी सेट हो गया। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। नेक्स्ट, दूसरा जो सेट है इसको कहते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है आपको
कि सिंगलटन सेट, सिंगल, सिंगल का मतलब वन, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस. यहां आप देख रहे हैं कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज वन. तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट. कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, x इज इक्वल टू ए. यह सेट भी कैसा है, सिंगलटन सेट है. मतलब अगर सेट में एलिमेंट्स की संख्या एग्जैक्टली वन होती है तो उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट. ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट, अगर एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट. आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो सेट का टाइप है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट. अब कोई एलिमेंट नहीं है, उसका नाम दे दिया हमने. एक एलिमेंट है, उसका नाम दे दिया. अब एक से ज्यादा एलिमेंट होगा तो एक से ज्यादा में तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है. ठीक है, तो सबके लिए तो अलग अलग नाम नहीं दिया जा सकता. लेकिन तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें गिनती का एलिमेंट है, मतलब उसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट. इफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स और काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग ऑफ नंबर्स और काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ए सेट comes to an end, then set is called finite set. मतलब किसी सेट के एलिमेंट को आप गिनना शुरू करते हैं और गिनती खत्म हो जाती है. ठीक है, आप गिनती कंप्लीट कर लेते हैं, मींस वैसा सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. आगे बढ़ते हैं, चौथा जो सेट का टाइप है दैट इज इनफाइनाइट सेट. ठीक है, अब फाइनाइट सेट जब आपने सुना कि वैसे सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन पाएंगे तो फाइनाइट है, तो स्वाभाविक है कि अगर आप सेट के एलिमेंट को गिन नहीं पाते हैं, ठीक है, गिनती आपकी कभी भी खत्म नहीं होती है. ठीक है, तो उस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट. क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें आप गिनती शुरू तो करते हैं 1 से 1 2 3 4 5 एंड, लेकिन गिनते गिनते आप कितना भी थक जाइएगा, गिनती उसकी खत्म होने वाली नहीं है. तो इसलिए इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट. बहुत कॉमन है, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो सेट है, तो अभी तक देखिए, अभी तक आपने जो सेट का टाइप्स पढ़ा है, ठीक है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, सब उसके एलिमेंट्स की गिनती के आधार पर था. अगर 0 एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट, गिनने लायक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट की गिनती खत्म हो जाती है तो फाइनाइट सेट, सेट के एलिमेंट की गिनती खत्म नहीं होती है तो इनफाइनाइट सेट. अगला जो सेट है हमारा दैट इज इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, अभी इसके पहले हम जो भी सेट की बात कर रहे थे वह किसी पार्टिकुलर सेट की बात थी, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में हम 2 सेट की बात करेंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट अकेला नहीं हो सकता है. इक्विवेलेंट की जैसे ही हम बात करते हैं तो 2 का हम कंपैरिजन करते हैं. 2 का जब कंपैरिजन करते हैं तभी हम बोल पाते हैं कि इक्विवेलेंट है या फिर इक्वल है. तो यहां पर इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट कुछ खास नहीं है, कहता है कि एनी 2 सेट ए एंड बी are said to be equivalent if they have same cardinal number. ठीक है, कार्डिनल नंबर अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि एनी 2 सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी, any 2 set A and B are said to be equivalent if they have same number of एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. अगर 2 सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है इससे हमको मतलब नहीं है, अगर 2 सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है तो वैसा 2 सेट इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है. जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर इक्विवेलेंट सेट का. जैसे एक सेट है A इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, और दूसरा सेट है x इज इक्वल टू 1
2 3 4 5। अगर हम आपसे पूछे कि सेट ए में कितना एलिमेंट है तो आप कहेंगे 5 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट है। एलिमेंट दोनों के अलग अलग हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स वॉवेल्स हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स 5 नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन यह दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा क्योंकि इस दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। अब आते हैं, समझते हैं कि यहां कार्डिनल नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो कार्डिनल नंबर जो है, जब वह नंबर जिससे हम सेट के एलिमेंट को गिनते हैं उस नंबर को कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे इस सेट के एलिमेंट को हम किस नंबर से गिन पा रहे हैं तो 5 से। इसकी जब हम गिनती करते हैं तो इसमें कितना एलिमेंट आता है 5, ठीक है। तो 5 वह नंबर है जिससे हम इस सेट के एलिमेंट को गिन पा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। द नंबर बाय व्हिच वी काउंट एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से NA से, ठीक है। NA मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज कार्डिनल नंबर। Here number of element is 5, so its cardinal number is 5. If a set contains 1 2 3 4 5 6 7 8, so in this set there are 8 elements, so its cardinal number is 8. Next, इक्वल सेट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अभी आपने देखा इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में भी हमने क्या कहा कि इक्विवेलेंट वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन आता है मींस दो वहां होना चाहिए। तो वहां पर हमने देखा कि दो सेट में अगर एलिमेंट्स की संख्या बराबर है तो वह इक्विवेलेंट है। अब यह कहता है कि एनी टू इक्विवेलेंट सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। लेकिन पहले क्या कहा, एनी टू इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। दो सेट इक्विवेलेंट है पहले, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है और साथ में क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। अगर हम सेट ए बनाते हैं AEIOU और सेट बी बनाते हैं EOIAU, हम देखते हैं कि यहां जो दो सेट है यह पहले तो इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों में 5-5 एलिमेंट है। साथ ही हम यह देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स इसमें है वही ऑब्जेक्ट इसमें भी है, इसलिए यह दोनों सेट इक्वल सेट है। अब आपके दिमाग में बात आएगी क्या कि इसमें तो ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर अलग है, इसमें ऑब्जेक्ट का ऑर्डर अलग है। तो सेट जो होता है वो ऑर्डर से इंडिपेंडेंट होता है। सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कहीं लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है। सेट में ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बस इस सेट में जो जो ऑब्जेक्ट हैं अगर वह सारे ऑब्जेक्ट इस सेट के अंदर हैं तो इसका मतलब कि दोनों सेट क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट कहा जाएगा। तो आज हमारा चूंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए हम आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। यहीं पर आज का क्लास हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट बताएंगे और साथ में और भी जो सेट थ्योरी का बचा हुआ पोर्शन है उसको हम बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।